सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और इन्हीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं कि इन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जिस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे वो क्रम कौन सा होगा, किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात जानते रहिएगा, हम लोग इन नदियों को पढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, निकलने के बाद ये नदियां कहाँ पर गिरती हैं, साथ ही साथ इन नदियों के तट पर वो कौन से प्रमुख शहर हैं जो स्थित हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन नदियों पर कौन से प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं, साथ ही साथ कौन कौन से बांध स्थित हैं। साथ ही साथ हम लोग इन्हीं नदियों के क्रम में हम लोग ये भी देखेंगे कि इन नदियों की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम लोग सीधे जो है शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने के क्रम में यहाँ पर एक मैप मैं बना रहा हूँ। ये मैप है भारत का, और भारत के जिस हिस्से का ये मैप है उसका नाम भी है दक्षिण भारत, या दक्षिण भारत, या आप इसी को कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पर देखिएगा, एक मैप मैंने बनाया है। ये मैप है दक्षिण भारत का, और इस दक्षिण भारत के मैप में मतलब इस प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग जिन नदियों को पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे एक नदी के बारे में देखेंगे जिस नदी का नाम है कावेरी नदी। अब ये कावेरी नदी, पहला प्रश्न तो ये होता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो ये नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान का नाम है, मतलब उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ये नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये नदी कहाँ से निकलती है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो जानते रहिएगा, कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो नदी निकलती है, इसी नदी का नाम है कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में ये पूरा जो भाग आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है बंगाल की खाड़ी। तो इसी बंगाल की खाड़ी में ये कावेरी नदी एक प्रकार से विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे नीचे हमें जो नदी मिल रही है, इस नदी का नाम है कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य में किस पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी से जस्ट ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर भारत का एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है। पहले तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र राज्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है महाबलेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर पहाड़ी। तो इसी महाबलेश्वर पहाड़ी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और ये नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ये दूसरी नदी है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। कावेरी के बाद और ऊपर जाएंगे, इसी महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, मतलब एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रयंबक पहाड़ी। त्रयंबक पहाड़ी। और इसी त्रयंबक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, मतलब ये त्रयंबक पहाड़ी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और इसी महाराष्ट्र राज्य की त्रयंबक पहाड़ी से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ये तीसरी नदी है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक भारत का राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश में एक पठार मिलता है जिस पठार का नाम है वेतुल का पठार। वेतुल का पठार। और इसी वेतुल के पठार से एक नदी निकलती है
जिस नदी का नाम है ताप्ती। अब ये नदी जो ताप्ती है, ये नदी पूरब दिशा में न प्रवाहित होकर के पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती है और आगे बढ़ने के बाद इधर पूरा ये अरब सागर है और अरब सागर के अंतर्गत यहाँ पर जो ये स्थान दिखाई दे रहा है, इसी स्थान का नाम है खंभात की खाड़ी। तो इसी खंभात की खाड़ी में ये नदी विलीन हो जाती है। खंभात की खाड़ी, तो ये खंभात की खाड़ी में ये नदी विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये नदी कौन सी है जो बैतुल के पठार से निकल करके खंभात की खाड़ी में विलीन हो रही है। तो इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। तो चौथी नदी के रूप में हम लोग इस ताप्ती नदी को देखेंगे। ताप्ती नदी से जब और ऊपर जाते हैं तो इसी मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी। और इसी अमरकंटक पहाड़ी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है नर्मदा। और ये नदी ठीक ताप्ती नदी के पैरेलल प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में ये नदी भी इसी खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और याद रखिएगा इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी। और इस नदी का नाम है ताप्ती। तो दक्षिण भारत के क्रम में या प्रायद्वीपीय भारत के क्रम में हम लोग इन्हीं 5 प्रमुख नदियों के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है, जो कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक राज्य से निकल रही है। और इसी कर्नाटक राज्य में कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के क्रम में केरल राज्य के बाद ये नदी तमिलनाडु राज्य में पहुँचती है और तमिलनाडु के बाद ये नदी सीधे जो है वे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र की जिस पहाड़ी से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर। तो यहाँ से निकलने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में ये नदी भी वे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसी तरीके से तीसरी नदी मतलब इससे ऊपर जब जाते हैं तो गोदावरी नदी मिलती है और ये नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र की जिस पहाड़ी से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है त्रयंबक पहाड़ी। और यहाँ से निकलने के बाद ये नदी कुछ पूरब दिशा में इस तरीके से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके बाद अगली नदी का नाम है ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है बैतुल का पठार। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी पूरब दिशा में ना प्रवाहित होकर के ये नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में ये नदी इसी खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इससे जब आप ऊपर जाते हैं तो एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है अमरकंटक पहाड़ी। और इसी अमरकंटक पहाड़ी से ये नर्मदा नदी निकल रही है। निकलने के बाद ये नदी पश्चिम दिशा में ठीक ताप्ती नदी के पैरेलल प्रवाहित होते हुए इसी खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो आज हम लोग इस प्रायद्वीपीय भारत के क्रम में या दक्षिण भारत के क्रम में इन्हीं 5 नदियों को देखेंगे। 5 नदियों को एक साथ तो नहीं कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन एक आध दो नदियों को आज हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कावेरी नदी से। लेकिन कावेरी नदी को समझने से पहले आप इन 5 नदियों के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। तुलनात्मक अध्ययन ये होता है जैसे जो ये आपको 5 प्रमुख नदियां दक्षिण भारत के क्रम में आपको दिखाई दे रही हैं, इन 5 नदियों में जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम होता है गोदावरी नदी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका जवाब क्या होता है? गोदावरी नदी। यहाँ पर देखिए नर्मदा भी दिखाई दे रही है, ताप्ती भी दिखाई दे रही है, गोदावरी भी दिखाई दे रही है, कृष्णा भी दिखाई दे रही है, कावेरी नदी भी दिखाई दे रही है। लेकिन इन 5 नदियों में जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो ये गोदावरी नदी है ये कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है वे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे घुमा करके पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो दक्षिण भारत की ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो दिखाई दे रही है, ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये होता है अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस बार जवाब गोदावरी नहीं होता है, इस बार जवाब बदल जाता है और इस बार जवाब होता है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? तो प्रश्न में पहले ही बताया जा रहा है अरब सागर में गिरने वाली गोदावरी नदी। ये बात ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जवाब क्या हो जाता है? नर्मदा। तो दोनों का अंतर जानते रहिएगा, ये नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर इस अंतर को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे इस कावेरी नदी से और इस कावेरी नदी को पहले हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये नदी है कावेरी नदी। अब कावेरी नदी, आपको ये बात तो स्पष्ट पता है कि कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने के बाद ये नदी केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ये नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब देखिएगा, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो प्रश्न ये होता है कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो कावेरी की सहायक नदियों में जो प्रमुख नाम आता है उसमें एक नाम होता है कवानी। कवानी ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। इसी तरीके से इसकी सहायक नदियों में एक प्रमुख नाम आता है भवानी। तो ये भवानी भी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। भवानी के बाद एक नदी है जिसका नाम है नाइल और इसी नाइल नदी को नोइल भी कहा जाता है, नोइल। तो कवानी, भवानी, नोइल। नोइल के बाद इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अमरावती। अमरावती। अमरावती के बाद इसी कावेरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हेमावती। हेमावती के बाद इसी की एक सहायक नदी है सिमसा। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जानते रहिएगा, जो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उसमें नाम आता है कवानी का, भवानी का, नोइल का, अमरावती का और हेमावती का। तो याद रखिएगा ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका जवाब क्या होता है? कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अब देखिएगा, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये होता है कि कावेरी नदी पर कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं और कौन कौन से वो बांध स्थित हैं। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी पर अगर हम बात करें प्रमुख जलप्रपातों की तो इसमें एक जलप्रपात का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब होता है कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि ये शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो राज्य का नाम जानते रहिएगा, कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अब देखिएगा, जो ये शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाएगा आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका जवाब होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ पर इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है वो पॉइंट ये है, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत का, आयतन की दृष्टि से भारत का
सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात। तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है उसका नाम है जोंगया गरसोप्पा जलप्रपात, जोंगया गरसोप्पा जलप्रपात। तो याद रखिएगा जोंगया गरसोप्पा जलप्रपात, ये जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, चौड़ा जलप्रपात है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये जलप्रपात किस राज्य में है तो इसका जवाब होता है कर्नाटक राज्य में। अगर पूछेगा ये किस नदी पर है तो जानते रहिएगा ये जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है शरावती नदी। इसी तरीके से अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो मिलता जुलता प्रश्न ये होता है, वो प्रश्न ये होता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उस जलप्रपात का नाम है कूंचिकल जलप्रपात, कूंचिकल जलप्रपात। तो ये कूंचिकल जलप्रपात जानते रहिएगा ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा जलप्रपात है? ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न ये किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम है कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा नदी का नाम है वाराही। कौन सी नदी है? वाराही। इसी तरीके से यहाँ पर अंतर को याद रखिएगा, समझ करके रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इसी तरीके से भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंगया गरसोप्पा जलप्रपात है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। इसी तरीके से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कूंचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तो तीनों ही जवाब एक ही राज्य होता है कर्नाटक। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा सभी का जवाब क्या है? कर्नाटक राज्य। अब यहाँ पर देखिएगा अब जो अगला प्रश्न कावेरी नदी के बारे में बनता है वो प्रश्न आपसे सामान्यतः ये पूछा जाता है, जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जो पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती है? तो जानते रहिएगा दक्षिण भारत के क्रम में जितनी भी नदियाँ आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियाँ वर्षवाहिनी नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये नदियाँ पूरे वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। तो आखिर ये नदियाँ क्यों पूरे वर्ष भर नहीं प्रवाहित होती हैं? तो इसका जो मुख्य रीज़न होता है ये नदियाँ वर्षा के जल पर आधारित होती हैं। तो वर्षा के जल पर आधारित होने की वजह से जिस समय बारिश होती है तो उस टाइम ये नदियाँ तो प्रवाहित होती हैं, लेकिन जब गर्मी का महीना आता है तो ये नदियाँ धीरे धीरे सूख जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत के क्रम में ही एक नदी ऐसी है जो पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम है कावेरी नदी। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर कावेरी नदी भी तो वर्षा के जल पर ही आश्रित है, फिर ये नदी पूरे साल भर क्यों प्रवाहित हो रही है जबकि अन्य नदियाँ पूरे साल भर प्रवाहित नहीं हो रही है? तो इसका जवाब ये होता है कि इस कावेरी नदी को दोहरे मानसून का लाभ मिलता है। पहली बार मानसून मिलता है जब अरब सागर से ये मानसून उठता है तो सबसे पहले आपको पता होगा कि केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 जून को पहुंचता है। उसके बाद यही मानसून संपूर्ण भारत में बारिश कराता है। बारिश कराने के बाद यही मानसून वापस जब लौटने लगता है तो बंगाल की खाड़ी से ये पुनः जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद यही मानसून पुनः जो है इन राज्यों में बारिश करा देता है। इसी वजह से कावेरी नदी को दोहरे मानसून का लाभ मिल जाता है और इसीलिए कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी बन जाती है जो पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जो पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती है? तो इसका जवाब क्या होगा? कावेरी नदी। इसी तरीके से अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो प्रश्न ये होता है कि दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपको पता है
कि पूरे वर्ष भर पानी किसमें बना रहता है? कावेरी में। धान की खेती जो की जाती है उसके लिए पानी की आवश्यकता है और पानी की उपलब्धता कहाँ है? कावेरी नदी के पास है। तो इसीलिए यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा, मतलब धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, इसीलिए इस कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती है, साथ ही साथ दक्षिण भारत के चावल का कटोरा भी किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। इसी तरीके से एक पॉइंट होता है, आपसे पूछा जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ये 3 फैक्ट आपको और याद रखने हैं। वो 3 फैक्ट कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया, पहला फैक्ट आपका ये होता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहला फैक्ट होता है कावेरी नदी के बारे में आपको याद रखना है। कावेरी नदी के बारे में पहला प्रश्न मैंने बताया, पूरे वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी, पूरे वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी। दूसरा फैक्ट, चावल का कटोरा। तीसरा फैक्ट, दक्षिण की गंगा। तो याद रखिएगा, ये सभी संदर्भ किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सभी संदर्भ जुड़े हुए हैं कावेरी नदी से। अब देखिएगा, जो ये कावेरी नदी है, इसी कावेरी नदी के तट पर एक बड़ा प्रमुख शहर है तमिलनाडु का, जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तो आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जवाब होता है कावेरी नदी। तो इस तरीके से सामान्यतः वनडे एग्जाम में कावेरी नदी से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्नों की संभावना बनती है, वो लगभग यही है, और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न मिल भी जाएंगे। अब इसके बाद चर्चा होती है कावेरी नदी जल विवाद की। तो ये विवाद का विषय जो है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर विवादों की बात नहीं करेंगे। विवादों की बात हम लोग अलग से कर सकते हैं किसी क्लास में। अब इसी तरीके से दक्षिण भारत की जो पहली नदी है कावेरी, ये कंप्लीट होती है। दूसरे नंबर पर आपको पता है किस नदी के बारे में जानना है? वो नदी है कृष्णा नदी। तो इस कृष्णा नदी को भी हम लोग समझ लेते हैं या फिर अगली क्लास में समझते हैं। तो चलिए अगली क्लास में ही इस कृष्णा नदी को हम लोग समझेंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।